हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th आईसीएससी के रिगार्डिंग फिज़िक्स की। आज से इस चैनल पर एक नई लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चैप्टर जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे पहले 9th आईसीएससी के जितने भी बच्चे हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। बिल्कुल भी आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। एक एक टर्म को हम लोग समझते हुए और रिलेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टर्म आता है बेटा मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट शब्द का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो किसी चीज को मेजर करना मतलब है किसी चीज को नाप लेना। ठीक, अब थोड़ा इसको टेक्निकल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में मेजरमेंट शब्द का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास एक पेन, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेन की लेंथ कितनी है, आप ये मुझे बताइए। तो इस पेन की लेंथ सिर्फ आप आंखों से देखकर तो मुझे बता नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है। तो फिलहाल के लिए ये जो पेन है, ये हमारे लिए हुई एक अननोन क्वांटिटी। ये हमारे लिए हुई एक अननोन क्वांटिटी। अब अगर हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई अपैरेटस होना चाहिए। या तो वो स्केल होनी चाहिए, मीटर रूल, या तो वो मेजरिंग टेप होना चाहिए, या तो वो मीटर रॉड होनी चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे पास जरूर होना चाहिए जिससे हम इस पेन की लेंथ को मेजर करेंगे। अब अगर आप इस वाले रॉड को या इस वाली स्केल को देखो तो इसके ऊपर तो ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी होंगी, लिखा होगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। टेक्निकल टर्म्स में इस चीज को कैलिब्रेशन बोला जाता है। कैलिब्रेशन यानी कि लाइनें बनी हुई हैं और लिखा हुआ है कि यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। कैलिब्रेशन। तो ये हमारे लिए हुई एक नोन क्वांटिटी, क्योंकि इसके बारे में हमें लेंथ के टर्म्स में सब कुछ पहले से पता है। अब अगर हम इस पेन को, ये पेन है, अगर इस पेन की लेंथ हमें पता करनी है तो हम क्या करेंगे? हम इस अननोन क्वांटिटी को उठाएंगे, 0 मार्क पर रखेंगे और जहां तक ये आया बस उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, मेजरमेंट ऐसे की जाती है, किसी चीज को ऐसे ही नापते हैं। तो बेसिकली आपने इस पूरी प्रोसेस में किया क्या, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज मेजरमेंट? इट इज द process of comparison between a known and unknown quantity, of same nature। बेटा एक बात याद रखना, इस पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर कोई है तो वो है सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेन की लेंथ मुझे बताइए, लेकिन पेन की लेंथ बताने के लिए जो अपैरेटस हमने आपके हाथ में दिया है वो है एक स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच क्या मेजर करती है? स्टॉप वॉच मेजर करती है टाइम। हमें मेजर क्या करना है? इस पेन की लेंथ को मेजर करना है। तो क्या टाइम मेजर करने वाले अपैरेटस से हम कभी लेंथ मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दैट मींस इन दिस पर्टिकुलर केस अननोन क्वांटिटी एंड नोन क्वांटिटी आर ऑफ डिफरेंट नेचर। दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो मेजरमेंट कब पॉसिबल होगा? मेजरमेंट सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब दोनों क्वांटिटीज का नेचर सेम होगा। आई होप ये बात बहुत डिटेल में अच्छे से क्लियर होगी। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेजरमेंट के बाद अब दूसरा टर्म यहां पर क्या आएगा? मेजरमेंट के बाद दूसरा टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। एक एक चीज रिलेट करके आराम से कायदे से समझते जाइए। टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी।
क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर हम बात करें इस पेन की, ठीक, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, ध्यान से समझना। अगर हम बात करें इस पेन की हाइट को आप मेजर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पेन के रेडियस को आप मेजर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पेन के वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इस पेन के एरिया को आप मेजर कर सकते हो, कर सकते हैं। मास को मेजर कर सकते हो, कर सकते हैं। वेट को मेजर कर सकते हो, कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेन के कलर को मेजर करो, कलर को मेजर करो, कलर को आप कैसे मेजर करोगे? इज इट पॉसिबल टू मेजर द कलर ऑफ दिस पेन? नो, डेफिनेटली नॉट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मैटर की वो कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान से सुनिए। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मैटर की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। भाई ये पेन एक मैटर ही तो हुआ। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो अगर ये एक मैटर है और इस मैटर की वो कैरेक्टरिस्टिक, इस मैटर के वो गुण जिसे हम मेजर कर सकें, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, रेडियस एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन कलर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक, बहुत ध्यान से बेटा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर दैट कैन बी क्वांटिफाइड, जिसे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये है फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिफाई का मतलब मेजर कर लेना, नाप लेना। ठीक, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसे हम लिखेंगे कैसे? ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। यानी अभी अगर पिछले वाले एग्जांपल में जाओ, जब हम मार्कर की या पेन की लेंथ की बात कर रहे थे, जब आप उसे मेजर करोगे बेटा तो उसका कुछ आंसर आएगा ना। लेट अस से उसका आंसर आया 12 सेंटीमीटर। अब इसमें ये जो नंबर आगे आपको दिख रहा है 12, दैट 12 बेसिकली रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो सेंटीमीटर दिख रहा है दैट सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स यूनिट। क्लियर है बात? तो फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। नोट कर लीजिए इसे बहुत अच्छे से। इसके बाद हमें जो अगला टर्म पढ़ना है वो टर्म है यूनिट। वो टर्म है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? ध्यान देना। यूनिट को डिफाइन कैसे किया गया? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। It is a physical quantity of constant magnitude used in measurement of quantities of same nature. Quantities of same nature. यानी यूनिट भी बेटा एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी ही है। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या काम करती है? ये फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हम यूज करते हैं मेजरमेंट में सेम नेचर की क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं मीटर, तो मीटर में एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मीटर, तो ऐसा नहीं है कि एक मीटर हमारे लिए अलग है और आपके लिए अलग है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक मीटर में मेरे लिए 100 सेंटीमीटर है तो तुम्हारे लिए भी 100 सेंटीमीटर ही होंगे। यानी कि ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है? कांस्टेंट। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और इसे हम यूज करेंगे सेम नेचर की क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। यानी मीटर में लेंथ ही मेजर होगी। ऐसा नहीं कि मीटर में एरिया मेजर होगा। एरिया अगर मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम अगर मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट होगी मीटर क्यूब।
ठीक है, तो सेम नेचर की क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। नोट कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले यूनिट पढ़ने के बाद अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक, यूनिट के क्या क्या टाइप्स होते हैं भाई, देखिए समझिए। देखिए, यूनिट अपने आप में बेसिकली दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी, बहुत ध्यान से समझना है। यूनिट अपने आप में दो तरीके की, नंबर वन है फंडामेंटल यूनिट, नंबर वन है फंडामेंटल यूनिट, और नंबर टू है डेराइव्ड यूनिट, नंबर टू है डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, देखिए, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट यूनिट्स यानी कि अगर ये यूनिट आपके सामने रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसे डिफाइन करिए, तो फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए आपको किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मीटर, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है। किलोग्राम, किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड, सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है। ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, वो यूनिट्स जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जिन्हें किसी भी यूनिट की जरूरत नहीं है खुद को डिफाइन करने के लिए। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो डिपेंडेंट होंगी। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करेंगी उन्हें हम कहेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। आई होप ये दो बेसिक बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, वो यूनिट जो इंडिपेंडेंट होती हैं। डेराइव्ड यूनिट्स क्या है, वो यूनिट जो डिपेंडेंट होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इसके एग्जांपल्स। फंडामेंटल यूनिट लेंथ के केस में क्या होगी, मीटर, m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक बेटा, लेंथ इज नॉट अ यूनिट, लेंथ इज अ क्वांटिटी, मीटर इज अ यूनिट, है ना। और मीटर बार बार हम पूरा METRE नहीं लिखेंगे, हम इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, लेंथ के बाद क्या आ जाएगा, लेंथ के बाद आ जाएगा मास। मास की यूनिट होगी किलोग्राम, किलोग्राम को हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, लेंथ हो गया, मास हो गया, मास के बाद आएगा टाइम, टाइम को हम लोग सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट होगी सेकंड S। इसके बाद क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है मोल में, केमिस्ट्री में आप बहुत यूज करते हो इसे, है ना, मोल। लिखिए इसे, रिमेनिंग 3 और लिखते हैं फिर आगे। वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से नोट कर लिया करें इसे। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 5वीं यूनिट आएगी टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या होगा, केल्विन, K से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। फिर आएगी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, A से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, अगर कोई फ्लेम है, फ्लेम है ना, आग की फ्लेम है अगर कोई,
तो उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी है उस चीज को मेजर करते हैं हम लोग कैंडेला में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये होता है। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स के बाद इसी में सप्लीमेंट्री यूनिट्स करके हमें 2 यूनिट्स अलग से बताई गई हैं। अच्छा, अलग से क्यों बताई गई हैं? इनका रीजन बिल्कुल है, रीजन जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा, है ना। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स है एंगल, एंगल के केस में रेडियन, ठीक, आरडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर आता है सॉलिड एंगल, है ना। सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन को एसटीआरडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब सुनिए इसे अलग क्यों किया गया। इसे अलग इसलिए किया गया क्योंकि ऊपर आपने जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं इसमें कुछ ना कुछ डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस। लेकिन जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स अपने आप में डायमेंशनलेस होती हैं। अब ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया। एक्चुअली डायमेंशन जो शब्द है कि डायमेंशन होती क्या है, जैसे हम लोग 3 डायमेंशन में रहते हैं, है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो ऐसे ही जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं इन सब में एक एक डायमेंशन है, लेकिन एंगल में कोई डायमेंशन नहीं होती, सॉलिड एंगल में कोई डायमेंशन नहीं होती। इसी के चलते इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स से अलग कर दिया गया, बिकॉज बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, है ना, डायमेंशनलेस है, इसीलिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अलग कर दिया गया है, वरना 9 फंडामेंटल यूनिट्स होती। ठीक, कॉपी कर लीजिए इसे। फिर आते हैं हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स पर। अच्छा, डेराइव्ड यूनिट्स क्या है भाई, समझिएगा। डेराइव्ड यूनिट्स में सबसे पहले डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स है जो डिपेंड होंगी किसके ऊपर? फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। और फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं? 7 यूनिट्स जो भी आपने लिखी। तो डेराइव्ड यूनिट इन 7 को अगर हम छोड़ दें, इन 2 को भी, अगर इन 9 यूनिट्स को हम छोड़ दें, इस दुनिया में इसके अलावा आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हो, वो सारी की सारी डेराइव्ड यूनिट ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप तुरंत रिलेट कर पाओगे इससे। लेंथ की यूनिट फंडामेंटल है, ये लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी? स्क्वायर मीटर, है ना, स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर बोल दो तो मैथ्स वाले बुरा मान जाते हैं कभी कभी, है ना, तो इसीलिए टेक्निकल टर्म्स में स्क्वायर मीटर। तो अगर इसे हम लोग m स्क्वायर लिखें, ध्यान देना, अगर इसे हम लोग m स्क्वायर लिखें तो m स्क्वायर को एक्सपैंड करो अगर, तो ये m इंटू m यानी मीटर इंटू मीटर ही तो हुआ। अब मान लीजिए कि लेंथ और एरिया की लड़ाई हो जाए आपस में, है ना, लेंथ और एरिया में झगड़ा हो गया। लेंथ देखा जाए डायमेंशन वाइज तो 1 डायमेंशनल क्वांटिटी, एरिया देखा जाए डायमेंशन वाइज तो 2 डायमेंशनल क्वांटिटी, है ना। लेंथ एरिया से ये कहे कि भाई मेरा मीटर मुझे वापस दो, मेरा मीटर मुझे वापस दो, तो ये मीटर उठ करके लेंथ के पास चला जाएगा, क्योंकि ये है तो लेंथ का ही मीटर, और ये मीटर भी उठ के लेंथ के पास चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मीटर आया कहां से? लेंथ के पास से। भले आप जितनी बड़ी क्वांटिटी हो, आप 2 डायमेंशन में है, हम 1 डायमेंशन में है, लेकिन ये मीटर है तो हमारा ही। सही बात है। अब जैसे घर इतना बड़ा दिखता है, लेकिन वो घर बना है एक एक ईंट जोड़ कर ही ना, तो एक एक ईंट अगर निकालना शुरू कर दो तो थोड़े टाइम बाद तो घर ही खत्म हो जाएगा। रिलेट करना इस बात को। तो एरिया में 2 मीटर आ रहे हैं, लेकिन अगर एक एक मीटर उठ के लेंथ के पास जाने लगे तो ये बेचारा एरिया निपट जाएगा। यानी कि एरिया को अगर अपनी यूनिट रिप्रेजेंट करनी है तो उसे किसकी यूनिट का सहारा लेना पड़ेगा? लेंथ की यूनिट का सहारा लेना पड़ेगा। तो एरिया अपने आप में एक कैसी क्वांटिटी हुई? डिपेंडेंट। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझिएगा इस बात को। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, वॉल्यूम, ठीक, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी?
मीटर क्यूब नहीं, क्यूबिक मीटर, है ना, मैथ्स वाले बुरा ना माने, क्यूबिक मीटर, एम क्यूब। तो एम क्यूब को अगर बेटा एक्सपैंड करें तो एम इंटू एम, फिर वही चीज, मान लो लेंथ की वॉल्यूम के साथ लड़ाई हो गई, तो लेंथ क्या बोलेगा, लेंथ बोलेगा मेरा मीटर मुझे वापस दो, मेरा मीटर मुझे वापस दो, यानी कि ये एम उठ के यहां चला गया, ये एम उठ के यहां चला गया, ये एम उठ के यहां चला गया, कहानी खत्म। यानी वॉल्यूम को अगर अपनी यूनिट रिप्रेजेंट करनी है तो इसे डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। तो वॉल्यूम भले ही डायमेंशन वाइज एक बड़ी क्वांटिटी हो, लेकिन लेंथ पर डिपेंड तो है ना, तो वॉल्यूम अपने आप में कैसा, डिपेंडेंट, है ना, जबकि लेंथ अपने आप में कैसा, इंडिपेंडेंट। तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती हैं। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, अच्छा, डेराइव्ड यूनिट्स में आपको याद कौन कौन सी यूनिट रखनी है। देखिए आपके स्कूल एग्जाम्स में डेराइव्ड यूनिट्स के तौर पर कुछ 2-3 यूनिट्स बहुत फेमस है जो पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले पूछी जाती है न्यूटन। न्यूटन, अब न्यूटन किसकी यूनिट है, सभी बच्चे बिल्कुल चिल्ला के इसका आंसर करेंगे। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, और फोर्स का फॉर्मूला होगा F = ma। ठीक, यहां पर फोर्स का फॉर्मूला F = ma है, m है मास, a है एक्सेलरेशन, तो मास की यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट होगी kg, a है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं पता है तो पता होना चाहिए, मोशन कभी ना कभी आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक, और अभी तो हम लोग भी नेक्स्ट चैप्टर वही आ रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन। तो F = ma में अगर F की यूनिट न्यूटन है तो न्यूटन बनेगा कब, जब हम मास की यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन की यूनिट से, यानी 1 kg को इंटू करेंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब देखो समझो, न्यूटन अगर बनाना है तो न्यूटन को बनने के लिए 3 फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ी, एक kg, एक मीटर और एक सेकंड। बात समझ आई? तो न्यूटन एक डिपेंडेंट यूनिट है, एक डेराइव्ड यूनिट है, और ये कितने लोगों पर, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है, 3, kg, मीटर और सेकंड। ठीक, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जूल, जूल बेसिकली वर्क या एनर्जी की यूनिट है ना। वर्क का फॉर्मूला अभी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अब जान लो। वैसे वर्क तुम्हें पढ़ना क्लास 10th में है ना, यूनिट के तौर पर, लेकिन बस याद रखना है। तो वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी अभी बताया था, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो जूल, जूल यानी कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब न्यूटन कितना, न्यूटन यानी 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर तो मीटर है भाई, उसकी कहानी खत्म। तो 1 जूल = बेटा यहां पर kg इंटू मीटर कितना हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये है जूल। ठीक, तो 1 न्यूटन 1 जूल बहुत पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम्स में, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, एक और नॉट सो फेमस क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी टीचर्स दुखी करने के लिए इसे एग्जाम में डाल देते हैं आपके, बहुत फेमस तो नहीं है लेकिन फिर भी सुन लो। चार्ज, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी कभी कभी डेराइव्ड यूनिट आपसे पूछ लेता है ना। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COULOMB, कूलम, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम के नाम पे रखा गया था, पढ़ेंगे क्लास 10 है ना। तो कूलम को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान देना। जो चार्ज होता है ना, चार्ज का फॉर्मूला होता है बेटा I × T। यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। I रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, है ना, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती थी एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट में पढ़ा था, और
टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो यहां पर कूलम को हम लिख सकते हैं A इंटू एस, यानी एम्पियर सेकेंड। कूलम हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप बता नहीं पाओगे, बच्चे अचानक से चौंक जाते हैं ये क्वेश्चन देखकर, है ना। नोट कर लीजिए, डेराइव्ड यूनिट में आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है। वैसे जो बुक फॉलो होती है आईसीएसई में, दैट इज कंसाइज। कंसाइज में एक बहुत बड़ी टेबल बनी हुई है चैप्टर नंबर 1 में। आप अगर बुक पलटोगे तो आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 में बहुत बड़ी टेबल बनी हुई है, उसमें सारी डेराइव्ड यूनिट्स लिखी हुई है। सबको याद करने की कोशिश मत करिएगा, है ना। सबको अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे फालतू परेशान होंगे। ये कुछ 3 यूनिट्स हैं जिनको अपने दिमाग में रखिए, दैट्स इट। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद डेराइव्ड यूनिट्स हो गया। डेराइव्ड यूनिट्स के बाद एक छोटी सी चीज और, फिर आज के वीडियो को एंड करेंगे, है ना। पहली क्लास बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, 9th वाले बच्चे पागल भी हो सकते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ध्यान दीजिएगा कि यूनिट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो यूनिट के बेसिकली 3 सिस्टम बनाए गए, है ना। यूनिट के 3 सिस्टम बनाए गए, कौन कौन से पता होना चाहिए? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले भाई सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। यूनिट के सिस्टम बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी। अगर आप अपने घर में हो, ठीक है, सभी के घर में बर्तन एक स्पेसिफिक जगह पे रखे जाते होंगे। मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया है वेरियस क्लासेस में, है ना। बर्तन एक स्पेसिफिक जगह पे रखे जाते होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, किसने तुमसे कहा कि बर्तन वहीं रखो? मान लो तुमने खाना खाया, थाली फेंक दो घर के बाहर उठा के, पानी पिया, ग्लास फेंक दो घर के बाहर उठा के, फिर मम्मी तुमको फेंक देंगी घर के बाहर, है ना। तो हमेशा एक चीज को एक पर्टिकुलर सिस्टम में रखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहो उसे आसानी से एक्सेस कर सको। अब तुम्हें पता है कि जहां प्लेट रखी है वहां सारी प्लेट ही रखी है, तो एक प्लेट गए निकाल लिया, इंसानों की तरह खाना खाया, धुल के वापस वहीं रख दिया, ये नहीं कि फेंक दिया जानवरों की तरह, है ना। तो एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस अपनी सुविधा के अनुसार साइंटिस्ट लोगों ने यूनिट के साइज के अकॉर्डिंग, जो बड़ी यूनिट है उनको एक में, जो मीडियम यूनिट्स हैं उनको एक में, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनको एक में रख के डिवाइड कर दिया। उस हिसाब से बने 3 सिस्टम। एमकेएस का मतलब होता है बेटा मीटर किलोग्राम सेकेंड। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, अब सबसे पहले एक कॉमन बेसिक बिल्कुल ही आसान सवाल ये बनता है कि तीनों यूनिट सिस्टम में कौन सी यूनिट कॉमन है? सभी बच्चे बताएं कौन सी यूनिट कॉमन है? सेकेंड। सेकेंड तीनों में सेम है ना? बिल्कुल सही। अच्छा, एमकेएस का एक दूसरा नाम और होता है मेट्रिक सिस्टम। ठीक, सीजीएस का एक दूसरा नाम क्या होता है? फ्रेंच सिस्टम। और एफपीएस का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम। ठीक, ये 3 नाम है, एमकेएस का मेट्रिक सिस्टम, सीजीएस का फ्रेंच सिस्टम, एफपीएस का ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, अब ये तीनों यूनिट्स में से, इन तीनों यूनिट सिस्टम्स में से सबसे ज्यादा फेमस, इजी टू फॉलो और लोगों में बहुत ज्यादा चलने वाला सिस्टम था एमकेएस। लगभग पूरी जो जनता थी 70 से 80% जनता, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू फॉलो मेट्रिक सिस्टम। एमकेएस सिस्टम इजी टू यूज था, है ना, आसानी से समझ में आ जाता था। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ लोग सीजीएस भी फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं।
एफपीएस करते थे, अभी भी करते हैं, है ना। तो थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि कुछ डिस्प्यूट्स होने लगे यूनिट को लेकर के, लड़ाइयां होने लगी यूनिट को लेकर के। कुछ लोग कह रहे थे कि हम एफपीएस को ही फॉलो करेंगे क्योंकि अब हम इसे सीख चुके हैं, अब हम इसके अलावा किसी दूसरे यूनिट सिस्टम को मानेंगे ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा हम सीजीएस सीख चुके हैं, अब हम इसके अलावा किसी दूसरे को मानेंगे ही नहीं। तो ये बात तो सही नहीं है ना। अगर 3 यूनिट सिस्टम बने हैं, 3 तरीके की स्टडीज हैं, तो आपको सबसे गो थ्रू होना पड़ेगा। भाई बीइंग अ साइंटिस्ट आपको सब चीज का आइडिया होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम यही करेंगे और ये नहीं करेंगे, ये कोई बात तो हुई नहीं। तो जब ऐसा होने लगा, लड़ाइयां होने लगी साइंटिस्टों में आपस में, तब यहाँ पर कुछ साइंटिस्टों ने कुछ यूनिट्स को मानने से मना कर दिया। इसके बाद एक काउंसिल बनी, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। इसके बाद एक काउंसिल बनाई गई, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। और ये कहां पर बनी? एट सर्व्स नियर पेरिस। इस संस्था ने क्या किया? देखिए, हर समस्या से डील करने के लिए एक संस्था होती है ना। तो इस यूनिट की समस्या से डील करने के लिए भी ये संस्था थी, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई देखिए, मेजॉरिटी लोग जो है वो एमकेएस सिस्टम को ही प्रेफर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सीधी सी एक बात ये रखते हैं कि अब 3 यूनिट सिस्टम को ना मानकर, 3 यूनिट सिस्टम को अलग अलग ना मानकर हम सिर्फ एक यूनिट सिस्टम फॉलो करेंगे, एंड दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम को फॉलो करेंगे और इसके बाद ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा। इसके ऊपर ये रूल लगाया गया, इंपोज किया गया कि ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी पर्सन या कोई भी किसी भी फील्ड को बिलोंग करने वाला इंसान इस बात से मना नहीं कर सकता कि हम इस यूनिट सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, ये पहले से इसके ऊपर रूल इंपोज्ड है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अच्छा, एसआई यूनिट सिस्टम में एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंच भाषा में इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सिस्टीम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। फ्रेंच भाषा है ये। और इसके बाद अगर इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखें तो ये होगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये इंग्लिश में। ठीक, तो एसआई का मतलब ये है। एसआई क्यों बनी? क्योंकि एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी, डिस्प्यूट्स हो रहे थे आपस में, हम इसे नहीं मानेंगे, हम इसे नहीं मानेंगे। सीधी सिंपल सी बात, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, सर्व्स में संस्था थी पेरिस के पास। इन्होंने ये कहा कि एक एसआई यूनिट सिस्टम बनाते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा और इसमें वही यूनिट्स आई जो एमकेएस सिस्टम में थी। और एमकेएस सिस्टम की यूनिट्स को ही क्यों उठाया गया? क्योंकि भाई उस टाइम पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग 70 से 80% जो जनता थी वो एमकेएस सिस्टम से गो थ्रू थी, यानी उसको आसानी से एमकेएस सिस्टम यूज करना आता था। यानी सिर्फ 10 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन को एडजस्ट करना पड़ा, दिक्कत आई। लेकिन अगर सोचिए सीजीएस को एसआई बना दिया जाता तो सीजीएस को जानने वाले लोग हैं खाली 10%, तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन सफर कर जाती है ना। तो आप अगर कहीं पर किसी संस्था में मान लीजिए कहीं के राजा हैं, तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सफर ना करे। तो इसीलिए एमकेएस को एसआई बना दिया गया ताकि 80% लोगों को दिक्कत ना हो। 10 to 20% लोगों को जो दिक्कत हुई वो थोड़ा सा एडजस्ट करें। इसे आप नोट कर लीजिए, ये पूरी कहानी नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिए, एक लास्ट टॉपिक, चॉइस ऑफ यूनिट। चॉइस ऑफ यूनिट, चॉइस ऑफ यूनिट क्या है? बहुत पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। चॉइस ऑफ यूनिट में देखिए, यूनिट अगर आपको याद हो, हमने थोड़ी देर पहले भी डिफाइन किया कि यूनिट क्या है। यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है।
तो है तो यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका उल्टा नहीं हो सकता। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन क्या हर फिजिकल क्वांटिटी यूनिट है? बिल्कुल नहीं, हर फिजिकल क्वांटिटी यूनिट नहीं है। तो क्या क्या कंडीशंस हैं जो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी पर हम लगाएं और अगर सारी कंडीशन टिक हो गई तब हम उसे यूनिट डिक्लेयर कर देंगे। हर फिजिकल क्वांटिटी, अगेन हर फिजिकल क्वांटिटी यूनिट नहीं हो सकती। तो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या क्या कंडीशंस इंपोज की जाए कि वो एक यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, हम अब इसे पढ़ने जा रहे हैं चॉइस ऑफ यूनिट में। तो सबसे पहले इट शुड बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी से ये फ्री होनी चाहिए, और एम्बिग्विटी शब्द का मतलब होता है कंफ्यूजन। ठीक, यानी हमने जैसे ही बोला मीटर, मीटर बोलते ही तुरंत चमकना चाहिए कि लेंथ की बात कर रहे होंगे सर। हमने बोला न्यूटन, न्यूटन बोलते ही तुरंत चमकना चाहिए कि सर ने फोर्स की बात की होगी कहीं ना कहीं। जूल, जूल बोलते ही चमकना चाहिए कि वर्क की बात की होगी। मीटर स्क्वायर एरिया की बात हुई होगी। ठीक, तो यूनिट में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। साइज बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए यूनिट का। इट मस्ट बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। अब देखिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए आप लोगों ने मुझे 4000 रुपए दिए उधार। ठीक, 4000 रुपए आपने मुझे उधार दिए, हमने कहा 2 दिन में वापस कर देंगे भाई तुमको। ठीक है, 2 दिन बाद हमने क्या किया, मैंने तुम्हारे घर पे 1-1 रुपए के, ध्यान से सुनना, 1-1 रुपए के 4000 सिक्के भेज दिए। रुपए तो 4000 ही हुए ना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज सही है? रुपए तो 4000 हुए, लेकिन ये मेथड सही नहीं है ना भाई। 4000 सिक्के कौन गिनेगा बैठ के? सबसे बेस्ट क्या होता? सबसे बेस्ट होता कि हम आपको 500 रुपए के 8 नोट दे देते, काम खत्म, आप भी खुश हम भी खुश। लेकिन मैंने तुमको रुपए 4000 ही दिए, लेकिन उसको देने का मेथड बदल दिया। मैंने तुमको 1-1 रुपए के 4000 सिक्के दिए, ये मान लो 2-2 रुपए के 2000 सिक्के दे दिए बोरे में भर के। तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, अब हम इसको बैठ के चले गिने। तो समझना, जितनी छोटी यूनिट होगी, रिलेट करना बेटा इस बात से, है ना, जितनी छोटी यूनिट होगी नंबर ऑफ रिपीटिशंस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी अगर 1-1 रुपए को 4000 बार हम गिने तो हमने कितनी बार रिपीट की प्रोसेस? 4000 बार। लेकिन अगर 500 के नोट को हम 8 बार ही रिपीट करें तो हम पहुंच जाएंगे अपने आंसर पर। तो यूनिट का साइज बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन कम रिपीटिशंस में पूरी हो जाए। अब जैसे यहां से लेके सन तक की डिस्टेंस, यहां से लेके सन तक की डिस्टेंस मिलीमीटर में नापो, जीवन खत्म हो जाएगा इंसान का। लेकिन वही 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 × 10⁻11 मीटर्स, कितना आसान है ना। तो यूनिट का साइज कैसा होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए। तीसरा क्या है? इट मस्ट नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। इसकी वैल्यू स्पेस और टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने कहा कि बेटा 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तुमने पेपर पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तुम उसे लेकर चले गए स्पेस में, चंद्रमा पे चले गए तो अगर चंद्रमा पे जाओगे तब भी वो रहेगी तो 1 सेंटीमीटर की ही ना। स्पेस और टाइम के साथ यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। और लास्ट क्या हो जाएगा? एम्बिग्विटी से फ्री होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, स्पेस और टाइम का होना चाहिए। लास्ट क्या होगा? लास्ट आ जाएगा इसमें, इट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल। इट मस्ट बी रिप्रोड्यूसिबल। यूनिट कैसी होनी चाहिए? रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल शब्द का मतलब क्या हुआ बताते हैं। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर ने कितने सेंटीमीटर्स को रिप्रोड्यूस किया? 100 सेंटीमीटर्स को। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है? 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर ने कितने मिलीमीटर्स को रिप्रोड्यूस किया? 1000। ठीक है, तो चॉइस ऑफ यूनिट, यहां पर आज के वीडियो को एंड करते हैं।
अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि 9th ICSE की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, 10th CBSE की लेक्चर सीरीज ऑनगोइंग है। ठीक, सभी बच्चे ये इंश्योर करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो उसे लाइक जरूर करें और लोगों तक और बच्चों तक शेयर जरूर करें, ताकि ये अच्छे से अच्छा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।